Let's start today's session. In the last class, we were discussing about the accuracy. To understand it again, let's take one example. So पहले तो हम precision recall की example लेते हैं. Let's go back to this slide. Let's say ground truth जो है, ground truth is something which expert has given to us. So expert has told us. So expert says that there should be 80 good documents which should come. Let's say expert ने एक नंबर दिया है कि 80 डॉक्यूमेंट आने चाहिए. So but अब एल्गोरिथम वन, लेट्स से हम दो एल्गोरिथम की बात करते हैं. एल्गोरिथम वन जो है that gives us total retrieved 70, out of which 60 are good यानी कि रेलिवेंट है, एंड 10 आर बैड यानी कि नॉन रेलिवेंट है. ठीक है, तो अब आने चाहिए था 80, बट आ सिर्फ एल्गो वन ने सिर्फ हमें 70 ही आउटकम दिए. सो अब प्रिसीजन इसकी निकालनी है. सो जितने दिए हैं यानी कि जितने गुड दिए हैं 60 आउट ऑफ टोटल कितने दिए 70. सो दैट इज प्रिसीजन ऑफ एल्गो वन. रिकॉल कितना हो गया इसका, देने चाहिए थे 80 जो कि ग्राउंड ट्रूथ है, दिए 60. सो दैट इज अ रिकॉल. सो दिस इज अनदर वे टू फाइंड आउट कि हमें ग्राउंड ट्रूथ पता है कि भी कितना है. ये एक अलग तरीका है कि ग्राउंड ट्रूथ हमें पता है भी आने कितने चाहिए थे. सो 80 में से 60 ही आए तो वो रिकॉल है, बट जितने आए उनमें से कितने ठीक आए वो प्रोसीजर है. 70 में से 60 ठीक है, दैट इज प्रोसीजर. ठीक है, अब एल्गो टू. सो लेट्स से एल्गो टू गिव्स अस 200 आउटपुट्स, 200 आउटपुट दे रहे हैं, उसमें से 80 आर गुड एंड 120 दैट आर बैड. सो नाउ एल्गो टू की प्रिसीजन कितनी हो जाएगी, हु कैन टेल? एल्गो टू की प्रिसीजन कितनी हो जाएगी? यस, अंचल, दीक्षा, शामी. सर 80/200 प्रिसीजन तो. हाँ, 80/200 यानी जितने आए हैं, जितने टोटल है उनमें से कितने अच्छे हैं, दैट इज प्रिसीजन. सो टोटल आए हैं हमारे पास 200, उसमें से ओनली 80 आर गुड, सो दैट इज प्रिसीजन. सो रिकॉल कितनी हो जाएगी एल्गो टू की? सर 80/81 हो जाएगी इसकी. तो 80/80, सो 80 आने चाहिए, 80 आ गए, यानी रिकॉल तो उसकी परफेक्ट है. रिकॉल तो परफेक्ट है, बट प्रिसीजन इज वेरी लेस. नाउ इफ यू हैव टू कंपेयर एल्गो वन एंड एल्गो टू, सो इसमें रिकॉल तो बड़ी अच्छी है एल्गो टू में, बट प्रिसीजन बड़ी कम है. आइडियल एल्गोरिथम क्या होता है? आइडियल एल्गोरिथम में आउटकम ही 80 आते हैं और 80 के 80 गुड आते हैं और 0 बैड आते हैं. सो दैट इज आइडियल कि रिकॉल भी वन है और प्रिसीजन भी जितनी आए उतनी गुड है. अनदर केस, किसी ने एल्गो बनाया जिसमें आउटकम ही सिर्फ 30 आती है, बट 30 की 30 गुड है और 0 बैड है. तो एल्गो 3 की प्रिसीजन, क्योंकि 30 आए और 30 की 30 गुड है, प्रिसीजन तो इसकी परफेक्ट है, बट रिकॉल इसकी काफी कम है. सो यानी कि अगर हम डिफरेंट एल्गोरिथम कंपेयर करें,
सो इवन द रिसर्चर्स कैन मैनिपुलेट कि प्रिसीजन बढ़ा सकते हैं और रिकॉल काफी कम हो सकती है। कई एल्गोरिथम ऐसे होते हैं कि भी जितना भी जो भी है सब कुछ आउटकम दे दो, उसमें से गुड तो मिल ही जाएगा। सो लेट से टोटली अगर डॉक्यूमेंट 200 होते हैं तो इसमें तो सारे के सारे दे दिए, तो रिकॉल तो ऑटोमेटिकली 1 हो जाएगी, बट ऑब्वियसली प्रिसीजन वुड बी लेस। सो ओनली प्रिसीजन रिकॉल आर इंडिपेंडेंट देखा जाए तो दिस कैनॉट बी टेकन इंडिपेंडेंट मैट्रिक्स। ऐसा पॉसिबल है कि एक मैट्रिक बड़ी अच्छी है बट स्टिल दूसरी अच्छी नहीं है। दैट्स व्हाई पीपल गो विद द एक्यूरेसी। सो एक्यूरेसी में कितने पॉजिटिव है कितने नेगेटिव है हमें दोनों क्लासेस देखनी होती है, गुड बैड, फिर टोटल रिट्रीव और एक्चुअल टोटल नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट से डिवाइड कर देते हैं। सो वो एक्यूरेसी आ जाती है कि कितनों को ये गुड कह रहा है कितनों को बैड कह रहा है, ये ट्रू पॉजिटिव एंड ट्रू नेगेटिव, कितनों को ये बैड कह रहा है और टोटल डॉक्यूमेंट्स कितने हैं, वहां से एक्यूरेसी आ जाती है। सम पीपल यूज द एक्यूरेसी मेट्रिक एज वेल, so where precision recalls are not used, but why not to just use accuracy? क्योंकि एक्यूरेसी जैसे ऐसे कोई भी लो बजट सर्च इंजन बना सकता है। एक्यूरेसी में क्या है कि ऊपर न्यूमरेटर में गुड और बैड दोनों आ रहे हैं। सो यूजली इंटरनेट पे बैड वैल्यूज ज्यादा होती है, बैड रिजल्ट ज्यादा होते हैं, गुड रिजल्ट्स कम होते हैं। जब आप गूगल पे सर्च करते हो यू आर ओनली बोदर्ड अबाउट द फर्स्ट 10 रिजल्ट्स, सो देयर आर मेनी बैड रिजल्ट्स। तो न्यूमरेटर तो आपका कोई भी बैड सर्च इंजन बढ़ा सकता है आउट ऑफ टोटल डॉक्यूमेंट तो सेम रहेंगे, बट जस्ट बिकॉज ये ओवर पावर कर जाएगा इसलिए एक्यूरेसी इज आल्सो नॉट ए वेरी गुड मेथड। सो नाउ वी कैन गेट हाई रिकॉल जैसे हमने देखा था, बट लो प्रिसीजन by retrieving all documents for all queries। हर क्वेरी के लिए हर डॉक्यूमेंट ले ली तो रिकॉल तो हमेशा बढ़िया हो जाएगी बट प्रिसीजन कम हो जाएगी। रिकॉल इज ऑलवेज नॉन डिक्रीजिंग, जितने रिजल्ट निकालते जाओगे, जितने ज्यादा रिजल्ट निकालोगे आप, जितने रिट्रीव्ड रिजल्ट ज्यादा होंगे उतनी रिकॉल बढ़ती जाएगी। तो रिकॉल कभी कम नहीं होती। तो जितने रिट्रीव्ड रिजल्ट्स इंक्रीमेंट होंगे रिकॉल भी बढ़ती जाएगी। बट अगर रिट्रीव्ड रिजल्ट गुड नहीं है, इफ इट इज नॉट रेलिवेंट, तो प्रिसीजन कम हो जाएगी। इफ इट इज रेलिवेंट तो प्रिसीजन बढ़ जाएगी। यानी प्रिसीजन डिपेंड करती है कि रिट्रीव रिजल्ट रेलिवेंट है या नहीं है। बट रिकॉल जितने निकालते जाओगे उनमें से चांसेस हैं कि भी आपका जो ग्राउंड ट्रूथ वाला भी निकलाएगा तो वो इंक्रीमेंट ही होगी। सो क्योंकि रिकॉल में जो डिनोमिनेटर है वो तो टोटल जो ग्राउंड ट्रूथ कह रहा है वो तो सेम रहेगा। रिट्रीव रिजल्ट जितने निकलेंगे न्यूमरेटर कैन ओनली इंक्रीज की, और न्यूमरेटर इंक्रीज करने से रिकॉल हमेशा बढ़ती रहेगी। सो इन ए गुड सिस्टम precision decreases as the number of document retrieved and recall increases। so this is, ये कोई थ्योरम नहीं है बट दिस शुड हैपन। अगर आपके एल्गोरिथम के साथ भी ऐसा हो रहा है देन इट इज ए गुड एल्गोरिथम दैट प्रिसीजन डिक्रीज करती है नंबर ऑफ रिट्रीव डॉक्यूमेंट के साथ और रिकॉल इंक्रीज करती है। सो दिस शुड हैपन। सो प्रिसीजन रिकॉल को यूज करना काफी टफ है, सिर्फ इनको एज इट इज यूज करना। और क्वेरीज भी कई तरह की है, मे बी पहली क्वेरीज में डिफरेंट प्रिसीजन आई है और रिकॉल डिफरेंट आई है, दूसरी क्वेरी में अलग आई है। सो शुड बी एवरेज इट आउट, क्या हम एवरेज ले लें? और ह्यूमन रेलेवेंस जैसे मैंने बताया कि ग्राउंड ट्रूथ तो चाहिए, और ग्राउंड ट्रूथ इज सब्जेक्टिव। समथिंग वन ह्यूमन सेज may not be agreed by another human, so people are not reliable assessors। so ground truth ही अगर आपका ठीक नहीं है तो जिससे हम डिवाइड कर रहे थे so वही हमारा खराब हो जाएगा। so assessments have to be binary, या तो जो भी असेसमेंट होगी वो तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, भी असेसमेंट बाइनरी रहेगी। so it is always skewed by collection। एक तो यानी कि आप जिस पे अपने एल्गोरिथम चला रहे हो वो कलेक्शन पे स्क्यूड रहेगी, और वो कलेक्शन कैसी है, किसने बनाई है वो कलेक्शन, उस पर स्क्यूड रहेगी। सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग योर एल्गोरिथम
सो जो डाटा सेट आपने यूज किया है, सो इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट, उसके बेस पे एक्सक्लूड है। सो एक डोमेन में जो रिजल्ट आ रहे हैं मे नॉट एप्लीकेबल टू अनदर डोमेन। सो दैट इज अ डिफिकल्टी इन द डेवलपिंग दिस एल्गोरिथम्स। मे बी आप अपने डोमेन पे, अपने डाटा सेट पे कुछ प्रूव कर दो कि प्रिसीजन भी अच्छी है, रिकॉल भी अच्छी है, बट मे बी इट इज नॉट वर्किंग ऑन अनदर डाटा सेट। दैट्स वाई जब आप रिसर्च पेपर भेजते हो, पीपल सेज कि मल्टीपल डाटा सेट पे टेस्ट करो। सो व्हेनेवर यू विल सेंड योर रिसर्च पेपर इन गुड जर्नल, सो आपका रिव्यूअर का कमेंट जो पहला आएगा कि मल्टीपल डाटा सेट पे टेस्ट करो, और ऐसा डाटा सेट ना जो आपने खुद क्रिएट किया है, मे बी स्टैंडर्ड लोगों ने क्रिएट यूज किया है, उस पे टेस्ट करके करो। सो देन यू हैव टू टेस्ट योर एल्गोरिथम ऑन द दोस काइंड ऑफ डाटा सेट्स। एक कंबाइंड मेजर आता है which is called the F measure, which combines the precision and recall। ये दोनों को कंबाइन कर देते हैं। इसका जेनरिक फार्मूला जो है which is given here। सो नॉर्मली क्या होता है कि लोग बीटा को 1 और अल्फा को हाफ ले लेते हैं। लेट्स से हम बीटा को 1 अगर लेते हैं, तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा? सो न्यूमरेटर में बीटा को 1 लिया तो 1 स्क्वायर प्लस 1 2 बन जाएगा, यानी न्यूमरेटर में 2 पी आर आ जाएगा। पी क्या प्रिसीजन है, आर क्या रिकॉल की वैल्यू। अल्फा को हाफ लिया है, तो अब ये टर्म क्या बन जाएगी? 1/2p प्लस 1/2r। सो दिस टर्म विल बिकम दिस थिंग। सो अगर इसको हम सोल्व करें, इस चीज को सोल्व करें, तो इसका एलसीएम 2pr आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2p प्लस आर। तो यानी एक तरह से p प्लस आर इंटू पी आर, और ये टर्म भी बीटा स्क्वायर के कारण p प्लस आर बन जाएगा। तो ये टर्म p प्लस आर और ये टर्म ये कट जाएंगे, ये p प्लस आर का स्क्वायर हो जाएगा और ये टर्म ऊपर चल जाएंगे। तो इस तरह से अल्फा को 1 लेना है या 0 लेना है, इनको चेंज करके आप f1 मेजर्स निकाल सकते हो। सो इसमें वैल्यू पुट करके यू कैन गेट f1 मेजर। सो f1 मेजर भी होता है, f2 मेजर भी होता है। सो डिपेंडिंग ऑन की बीटा की वैल्यू को ले रहे हो, सो दैट यू कैन टेक इट। सो इसमें दोनों को कंबाइन किया हुआ है, प्रिसीजन रिकॉल को। सो मेनी एल्गोरिथम यूज f measure which is the weighted harmonic mean to use to compare algorithm rather than कि इंडिविजुअल प्रिसीजन रिकॉल को कंपेयर किया जाए। तो एफ मेजर से भी हम इन दोनों को कंबाइन करके मेजर कर सकते हैं। अब एफ मेजर एक हार्मोनिक मीन है विच इंक्रीमेंट प्रिसीजन। अगर रिकॉल को हम 70% में फिक्स कर दें, सो जैसे जैसे प्रिसीजन बढ़ाएंगे वी नो दैट दिस इंक्रीजेस। ये जो आपको ये वाली लाइन दिख रही है, सो दिस इंक्रीजेस। अगर हम और कोई मीन लेते हैं, जैसे आप यू विल से कि मिनिमम वैल्यू लेते हैं, मैक्सिमम लेते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन। सो इन सम केसेस मैक्सिमम तो हमेशा सेम ही रहेगा, ठीक है। तो और मिनिमम जो भी वैल्यू होगी वो एक टाइम के साथ चेंज करेंगे के बाद वो भी सेम रहेगी, बट ओनली अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, सो दीज इंक्रीजेस with the precision। so इन सब का एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है जहां पे वो सेम होते हैं। वो ब्रेकिंग पॉइंट क्या होगा? जहां पे रिकॉल 70% आएगी। सो वो पॉइंट हम उठा सकते हैं कंबाइंड मेथड कि कहाँ पे वो वैल्यू आ रही है, एंड दैट इज योर एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस। वहां से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस सिर्फ प्रिसीजन, सिर्फ रिकॉल या सिर्फ एक्यूरेसी से नहीं लेगी, we can get with the f1 method। अब रैंक रिजल्ट्स को वैल्यूएट कैसे करते हैं? और नाउ यू विल से कि भी ठीक है, ये तो टोटल रिजल्ट्स को हम प्रिसीजन देख रहे थे कि टोटल रिट्रीव कितने थे, बट रैंक रिजल्ट में क्या होता है? गूगल में आपको पहले 10 जो रिजल्ट दिख रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है। सो सिस्टम में कई रिजल्ट आ सकते हैं, बट पहले 10 में से व्हाट यू वांट की प्रिसीजन 100% होनी चाहिए। You don't bother about the recall।
व्हाट यू वांट कि पहले 10 जो रिजल्ट हैं वो तो सारे के सारे ट्रू पॉजिटिव होने चाहिए। फिर नेक्स्ट 10 हैं उनमें से भी हाई प्रिसीजन होनी चाहिए। मे भी प्रिसीजन जैसे जैसे गूगल में आप नेक्स्ट पेज पे जाते हो प्रिसीजन कम होती है, यू वोंट बॉदर दैट, बट फॉर यू फर्स्ट 10 रिजल्ट शुड बी ए हाई प्रिसीजन। सो रैंक्ड रिजल्ट में ये जो मैट्रिक्स है जो अभी हमने देखी है ये बिल्कुल एज इट इज यूज नहीं होती। सो रैंक्ड रिजल्ट में वी वांट कि अगर मैंने सिर्फ 10 रिजल्ट ही देने हैं तब मेरी प्रिसीजन कितनी है, चाहे रिकॉल कम है, क्योंकि मैं सिर्फ 10 दे रहा हूँ ऑब्वियसली चाहिए मुझे लेट्स से 80, मैं सिर्फ 10 दे रहा हूँ, रिकॉल कम है, बट प्रिसीजन हाई होनी चाहिए। सो दैट्स व्हाई वी डिफरेंट लेवल ऑफ रिकॉल पे कितने रिजल्ट आते हैं उसके बेस पे प्रिसीजन रिकॉल कर्व बनाई जाती है। सो प्रिसीजन रिकॉल कर्व कैसे दिखेगी? सो इट विल लुक लाइक दिस वन, जिसमें रिकॉल इंक्रीज करते रहेंगे। लेट्स से मैं पहले क्योंकि रैंक्ड रिजल्ट है, सो आई पिक अप लेट्स से फर्स्ट 20% रिजल्ट। सो पहले 20% रिजल्ट्स को मैंने पिकअप किया एंड देन आई चेक कि मेरी प्रिसीजन कितनी आ रही है। सो देन 40% को देखा प्रिसीजन कितनी आ रही है। ऑब्वियसली जैसे जैसे रिकॉल बढ़ेगी जितने ज्यादा मैं रिजल्ट उठाऊंगा माय प्रिसीजन विल गो डाउन। सो दिस इज नॉर्मल फॉर द एल्गोरिथम। सो एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस जो रैंक्ड वालों की हमेशा प्रिसीजन रिकॉल कर्व से देखी जाती है। इफ इट इज गोइंग इन दिस वे देन इट इज अ गुड एल्गोरिथम। और दो एल्गोरिथम को कंपेयर करते हैं जैसे रेड और ब्लू को कंपेयर कर रहे हैं, सो वी कैन सी दैट कि पहले 10 रिजल्ट में किसकी प्रिसीजन ज्यादा है। सो पहले 10 रिजल्ट में जिसकी प्रिसीजन ज्यादा है वो एल्गोरिथम उतना बेटर है। हाँ जैसे जैसे हम आगे आगे और रिजल्ट लेते हैं रिकॉल तो बढ़ेगी बढ़ेगी बट प्रिसीजन कम होती जाएगी, बट किसकी प्रिसीजन जल्दी डाउन हो जाती है, सो दैट कुड बी द अनदर मेजर। सो precision recall curve is used for the ranked result rather than the NEF1 measure or something. ये क्लियर है सबको? Any doubt in this? किसी को डाउट हो इसमें कुछ? सुधीर, हर किरण, ये क्लियर है सबको? सिमरन? यस सर। सो यानी कि जब नॉर्मल रिजल्ट्स आएंगे जब आपने रैंकिंग नहीं करनी then you can use F1 measure or accuracy, but ranked results में you can use this curve. Now obviously एक क्वेरी के ऊपर जो आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं you are not going मे बी एक क्वेरी के ऊपर अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, so you have to average over the multiple queries. So for one query it is not very sensible to look at कि एक क्वेरी के ऊपर कैसे, you need to average out the performance. So precision recall calculation places some points on the graph. So how do you determine a value between the points? So अब नॉर्मली हम क्वेश्चन पूछते हैं जैसे रिकॉल बढ़ा हुआ है सपोज और प्रिसीजन ये, और ये जब आप लोग भी प्रेजेंट करोगे तो दिस क्वेश्चन कम। सपोज किसी ने प्रिसीजन पहले 0.1 रखी, 0.1 का मतलब कि जितने रिट्रीव्ड रिजल्ट्स है उसके 10% रिजल्ट निकाले और प्रिसीजन आई उसकी काफी अच्छी। सो दिस इज द प्रिसीजन एंड फिर उसने 0.5 रखा और उस टाइम पे प्रिसीजन थोड़ी कम हो गई, ठीक है। सो दिस इज द प्रिसीजन एंड फिर बढ़ा के 0.8 किया और प्रिसीजन और कम हो गई। नाउ कई बार स्टूडेंट्स इसको जब रिप्रेजेंट करते हैं दे मेक दिस टाइप ऑफ कर्व। सो मेरा नेचुरल क्वेश्चन होता है कि व्हेन यू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट तो 0.1 के लिए किया था फिर 0.5 के लिए किया था, हाउ डू यू नो कि भी इसको ऐसे ज्वाइन कर दो और ना कि ऐसे?
सो यानी कि अगर प्रिसीजन रिकॉल का हम देखा जाए तो इसका आइडियली बार ग्राफ बनना चाहिए था। सो आइडियली तो 0.1 पे हमें जो वैल्यू मिली उसके एक बार, फिर 0.5 पे जो वैल्यू मिली उसकी एक बार, फिर 0.8 पे जो मिली उसकी बार, क्योंकि हमारे पास तीन ही वैल्यूज हैं, तीन रिकॉल पे तीन वैल्यूज हैं। बट कर्व कैसे बनाएंगे? सो इफ समबडी मेक्स कर्व देन नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि हाउ डू यू नो कि भी इसको ऐसे ज्वाइन करना है कि ऐसे ज्वाइन करना है कि ऐसे ऐसे करके ज्वाइन करना है, बिकॉज यू डोंट नो द इन बिटवीन वैल्यूज, बीच की वैल्यू तो आपको पता नहीं है। सो हाउ डू यू नो कि कैसे ज्वाइन करना है, क्या स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है। सो यूजली जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो जो प्लॉटिंग एपीआईज होती हैं जैसे पाइथन में मैटप्लॉटलिब है या इवन एक्सेल में है, सो दे इंटरपोलेट देमसेल्व्स, वो अपने आप ग्राफ तो बना देते हैं। सो व्हेन यू कम टू एनी इवैल्यूएशन कमेटी या किसी भी आप पेपर प्रेजेंट करने आओगे कॉन्फ्रेंस में, सो पीपल आस्क कि आपने किन किन वैल्यू पे कैलकुलेट किया है रिकॉर्ड। व्हेन यू से कि आई कैलकुलेट फॉर 3 वैल्यूज, so then next question is okay, then you get 3 precision values. So you will say yes, I got 3 precision value for 3 recall values. So next question is then how do you know कि how to join these 2 points? तो यानी कि कर्व बनाना तो कैसे कर्व बनाओगे, बिकॉज यू डोंट नो द इन बिटवीन वैल्यूज। सो जहां तो बार ग्राफ बनाओगे, बट बार ग्राफ से क्या होता है कि एग्जैक्ट नेचर में बात होती है। अगर यहाँ तो फिर भी पता है बार कम हो रही है, बट कई बार क्या होता है अगर आपने काफी वैल्यूज के लिए लिया है 0.1 0.2 0.3 और बार्स बिल्कुल क्लोज क्लोज है, सो वेरी क्लोज क्लोज है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो कि हाँ भी कम हो रहा है। हालांकि ये कम हो रहा है बट काफी क्लोज क्लोज है, तो इनको ज्वाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हाउ टू इंटरपोलेट इट, यानी कि बीच की वैल्यूज को इंटरपोलेट कैसे किया जाए। सो इवन मैथमेटिकल वेज हैं इंटरप्रेट करने के जो आपको लाइब्रेरीज दे देती है, बट एट दैट टाइम यू कैन से दैट ओके आई हैव जॉइंड द स्ट्रेट लाइन बिटवीन 2 पॉइंट्स, बिकॉज देयर इज नो वे कि इसको कर्वेचर देना है। ओनली यू कैन डू इज यू कैन यूज अ स्ट्रेट लाइन टू जॉइन टू मेक इट अ कर्व, नथिंग एल्स इज आपके पास और कोई वे नहीं है कि इनको किसी और वे से करना। सो इंटरपोलेटेड प्रिसीजन जब भी होता है व्हेन यू गेट कि जैसे ये पॉइंट अलग अलग पॉइंट मिले हुए हैं, सो इट इज आइदर यू ज्वाइन विद द स्ट्रेट लाइन और जस्ट शो द पॉइंट ग्राफ, कि सिर्फ पॉइंट ही दिखा दो, और जहाँ बार ग्राफ की बार दिखा दो कि नीचे से बार आ रही है ऐसे, और जस्ट शो द स्ट्रेट लाइंस। So in this way you locally आप वो कर सकते हैं, you cannot make a curve for interpolated. So precision recall curve जो होती है, so even though name is curve but it is shown either as a point or a bar graph or by using straight line in this way, not actual curvature में हम ले जाते हैं। even though जब आप एक्सेल में बनाओगे ग्राफ या मैटप्लॉटलिब में बनाओगे, so it will interpolate itself, वो अपने आप इंटरप्रेट कर देते हैं, which is not good. So evaluation metrics में we have seen that the graphs are good but people want summary method. जब भी आप ग्राफ बनाओगे, so आपने रिकॉल और प्रिसीजन का ग्राफ दिया है, so even in the research papers people will ask कि what is the outcome। जब आप ये स्लाइड में भी दिखाओगे तो काफी जगह पे प्रेजेंटेशन में सपोज आप किसी कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंट कर रहे हो योर एल्गोरिथम एंड यू हैव शोन दिस ग्राफ, आपको लग रहा है कि ग्राफ देख के सब कुछ अंडरस्टैंडेबल है, बट इमेजिन ए पर्सन जिसने पहली बार ग्राफ देखा है, जिसने पहली बार ग्राफ देखा है उसके लिए ग्राफ को समझने के लिए एटलीस्ट 2 मिनट का टाइम तो चाहिए। ठीक है, सपोज आप अपना जब थीसिस कर रहे हो, थीसिस में इवेलुएटर को आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो एंड यू हैव शोन दिस काइंड ऑफ ग्राफ, सो इवेलुएटर को समझने के लिए टू अंडरस्टैंड द ग्राफ समथिंग इज रिक्वायर्ड। सो आइदर यू टेल एक्सप्लिसिटली, या यहाँ पे एक बॉक्स में आप इसके आउटकम लिख सकते हो कि फ्रॉम दिस ग्राफ आई वांट टू शो दैट
एज द रिकॉल इंक्रीजेस प्रिसीजन डिक्रीजेस। तो ये आउटकम आप लिख के भी बता सकते हो। सो दैट्स व्हाई पीपल वांट समरी, आपकी आउटकम चाहते हैं कि आपको क्या पता चला इससे। और अगर आपका ग्राफ स्मूथ नहीं है, सपोज आपका ग्राफ ऐसे आने की बजाय आपका ग्राफ ऐसे ऐसे करके आ रहा है, सपोज काफी बार एक्चुअल एक्सपेरिमेंट में ग्राफ स्मूथ नहीं आता। वो रीजन क्या है, व्हाई इट इज नॉट कमिंग स्मूथ? बिकॉज डिफरेंट क्वेरीज में, डिफरेंट एवरेज में, डिफरेंट डाटा सेट्स में डिफरेंट बिहेवियर हो सकता है। इफ इट इज नॉट कमिंग स्मूथ, सो पीपल वुड आस्क कि व्हाट इज योर आउटकम, व्हाट यू इंटरप्रेट आउट ऑफ दिस। तो सिर्फ डाटा लेना और ग्राफ प्लॉट करना वो रिसर्चर का काम नहीं है, रिसर्चर का काम है इंटरप्रेट करना। सो दैट्स व्हाई पीपल वांट समरी फ्रॉम यू। सो पीपल वांट प्रिसिजन एट फिक्स्ड रिट्रीवल लेवल। सो यूजली जब हम लोग रिसर्च में इसके रिजल्ट, आप रिसर्च पेपर पढ़ोगे तो वहां पे वैल्यू ये होती है प्रेड 25, कि पहले 25 रिजल्ट्स में क्या प्रिसिजन थी और क्या रिकॉल थी। ऑब्वियसली रिकॉल तो कम ही होगी, क्या प्रिसिजन थी और एक्यूरेसी क्या थी। ऐसे ही किसी ने प्रेड 30 यूज किया है कि पहले 30 रिजल्ट में क्या होता है, प्रेड 50 में पहले 50 रिजल्ट्स में क्या होता है। सो दैट इज कॉल्ड द प्रिसिजन एट के, कि टॉप के रिजल्ट्स में क्या होता है। सो इसको रिसर्च में प्रेड करके भी, प्रेड इस मैट्रिक का नाम प्रेड के को रिप्लेस किया जाता है 25, 30, 50 से, तो वो नाम से भी इसको यूज करते हैं। एंड इट इज एप्रोप्रिएट फॉर वेब सर्च। सपोज गूगल को कंपेयर करना अपने बिंग से, ठीक है, एंड इफ यू गिव क्वेरी 1 एंड क्वेरी 2, सो आप कैसे कंपेयर करोगे? यू विल से दैट क्योंकि प्रेड 25 जो पहले 25 रिजल्ट हैं उसमें से कितने रेलिवेंट थे गूगल में और कितने रेलिवेंट थे बिंग में। सो प्रेड 25 स्कोर आप कंपेयर करोगे या प्रेड 50 स्कोर कंपेयर करोगे। सो इन दिस वे यू कैन कंपेयर द टू सर्च इंजिन्स। कई बार एवरेजेस हम लेते हैं तो एवरेज लेने पे ऐसा हो सकता है गूगल बिंग के सेम रिजल्ट है, बट फॉर सम गुड क्वेरीज वी कैन कंपेयर देम। So there is another concept which is used in text retrieval conference competitions, which is called the 11-point interpolated average. So हम रिकॉल के 11 पॉइंट ले लेते हैं। 11 पॉइंट कौन से होते हैं? 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके 0 से स्टार्ट करेंगे और 0.1, 0.2 ऐसे करके हम लेंगे तो 11 पॉइंट बन जाएंगे टिल 1। सो 0 to 1, तो ऐसे 11 पॉइंट पे हम वैल्यू देखेंगे प्रिसीजन की, एंड देन वी लुक एट कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर है। सो टेक्स्ट रिट्रीवल कॉन्फ्रेंस चैलेंज में दे कंपेयर एल्गोरिथम ऑन दिस 11 पॉइंट एट 11 रिकॉल वैल्यूज। सो ऐसे पूरे 11 पॉइंट पे आ जाएगी, एंड देन अब इनमें भी ज्वाइनिंग में यू कैन सी दैट कि हाउ दीज आर बीइंग ज्वाइंड। इनको ज्वाइन कैसे किया? स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते, यू कैन नॉट ज्वाइन इन दिस वे। और इस तरह से आप अपने एल्गोरिथम को बेटर नहीं कर सकते बाय हैविंग ज्वाइनिंग इन दिस वे, बिकॉज सम वेल पीपल में से कि आपका ज्वाइन ऐसे ऐसे भी हो सकता है। तो डेट्स वाई स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हो या सिर्फ पॉइंट ही दिखा सकते हो पॉइंट ग्राफ में, या फिर लाइन दिखा सकते हो। सो दिस इज कॉल्ड द 11 पॉइंट प्रिसिजन। So this is also another metric which is being used in the many challenges. Then there are many other evaluation methods like mean average precisions. कि mean average होते हैं कि अगर 100 queries हैं उस पे आपकी average कितनी रही query की। So average of precision value obtained for top k documents each time a relevant document is retrieved. सो कोई इंटरपोलेशन नहीं करनी, यूज ऑफ फिक्स्ड रिकॉल वैल्यू। रिकॉल वैल्यू फिक्स कर देते हैं, ज्यादातर रिकॉल वैल्यू 0.7 में फिक्स कर देते हैं। सो यानी कि टॉप के 10 में से 7 रिजल्ट तो आपके रेलिवेंट होनी चाहिए। उसके बाद फिर टॉप के रिजल्ट्स में देखते हैं कि कितने रेलिवेंट है। सो दैट इज आल्सो मीन एवरेज प्रिसिजन फॉर क्वेरी कलेक्शन, एंड इट इज एवरेजिंग ओवर द मेनी क्वेरीज।
Then another metric is called the R precision. So if you have known relevant document, अगर आपको पता है कि relevant document है, then calculate कि उतने relevant document को लाने में कितनी retrieve करने पड़ते हैं. Suppose आपको पता है कि 80 है relevant document, तो आपके जो एल्गोरिथम है उसको 80 relevant document लेके आने में कितने डॉक्यूमेंट रिट्रीव करने पड़ते हैं. सपोज 80 डॉक्यूमेंट लाने के लिए एल्गो 1 को 100 रिट्रीव करना पड़ रहा है, एल्गो 2 को 200 रिट्रीव करना पड़ रहा है, तो वो आर प्रेसिजन हो जाएगी. यानी कि रेलिवेंट डॉक्यूमेंट को फिक्स कर देंगे और उतने रेलिवेंट डॉक्यूमेंट लाने में कितने रिट्रीव करने पड़ रहे हैं, सो वो वहां से कंपेयर होगा. सो आर प्रेसिजन इज अनदर मेजर. मीन एवरेज में जिसमें रिकॉल फिक्स कर दी और 100 क्वेरीज के ऊपर हम देखते हैं कि टॉप के के रिजल्ट में कितनी प्रिसाइज है. सो देयर आर दीज, ऑल ऑफ दीज मैट्रिक्स आर बीइंग यूज्ड. सो एंड इन दीज मैट्रिक्स, जितनी भी मैट्रिक्स हमने देखी, हमने स्टार्ट किया था प्रिसीजन से, फिर रिकॉल से, फिर हमने F1 मेथड, इससे बीच में हमने एक्यूरेसी भी निकाली थी, फिर हमने देखा कि प्रिसीजन रिकॉल कर्व लेके आएंगे, फिर हमने देखा कि हम मीन एवरेज प्रोसीजर निकालेंगे, फिर आर मेजर निकालेंगे. सो देयर आर सो मेनी मैट्रिक्स. दीज आर नॉट द ओनली फाइनल मैट्रिक, इनके अलावा भी काफी होती है. बट यू विल फाइंड दैट कि देयर इज ऑलवेज, जितनी भी टेक्स्ट कलेक्शन है, हर टेक्स्ट कलेक्शन पे ये वैल्यू वेरी करेगी, हर डाटा सेट पे वेरी करेगी. मे बी एक डाटा सेट पे आपका ये सब कुछ अच्छा आ रहा है, दूसरे डाटा सेट पे ठीक नहीं आ रहा. सो दैट वेरियंस जो है वो बता रही है कि आपका एल्गोरिथम कितना रोबस्ट है. सो इफ वेरियंस इज मोर, योर एल्गोरिथम इज लेस रोबस्ट. इफ वेरियंस इज लेस, इट मींस योर एल्गोरिथम इज मोर रोबस्ट. सो रोबस्टनेस भी टेस्ट की जाती है टू चेक कि वेरियंस कितनी आ जाती है. मे बी एल्गो 1 जो है, इसका डाटा सेट 1 पे काफी अच्छे रिजल्ट है. सपोज इसकी मीन एवरेज प्रिसीजन 0.9 है, बट डाटा सेट 2 पे ये 0.3 है. अब एल्गो 2 है, इसकी डाटा सेट 1 पे 0.8 है, तो दिखने में लग रहा है कि एल्गो 1 अच्छा है, बट डाटा सेट 2 पे इट इज 0.7. सो अगर हम चूज करना हो, बिकॉज एल्गो 2 इज मोर रोबस्ट, इवन दो उसकी प्रिसीजन कम है, so we can say that it is variance is less. So it is algo 2 हर टाइप के डाटा सेट पे चलते हैं, it is more generic as compared to algo 1. So even though data set 1 पे algo 1 अच्छा चलता है, so that's why algo 1 may be overfitted over data set 1. वो सिर्फ data set 1 के लिए बने. So in this way also we compare the algorithms. So जब भी आप अपने किसी डोमेन में भी रिसर्च कर रहे हो, you will find कि काफी मैट्रिक्स हैं. कौन सी मैट्रिक अच्छी है, किस मैट्रिक को यूज करना है, कैसे यूज करना है, कैसे कंपेयर करना है, कैसे उसको रोबस्ट करना है. सो ऑल दिस दैट वी हैव डिस्कस्ड टुडे, दैट वुड हेल्प यू आउट कि भी इनको कैसे कंपेयर करना. सो इस पूरे लेक्चर में हमने देखा कि काफी मैट्रिक्स हैं इनको यूज करने के लिए. सपोज आप अपनी रिसर्च कर रहे हो इन योर डोमेन, यू picked up कि मुझे F1 मेजर चूज करना. सो ड्यूरिंग इवैल्यूएशन या किसी भी कॉन्फ्रेंस में आप जाओगे, तो वहां पे जब भी आप जर्नल में पेपर भेजोगे, वहां पे जो इवैल्यूएटर्स होंगे, जो रिव्यूअर्स होंगे, विल आस्क कि व्हाई F1, आपने F1 क्यों यूज किया. तो अब इसका आंसर कहाँ पे देना होता है, जब आप रिसर्च पेपर लिखते हो. सो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होता है, वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम के बारे में लिखते हो कि क्या प्रॉब्लम सोल्व की आपने. फिर आप बताते हो कि लोगों के सॉल्यूशन क्या थे एंड व्हाई दे आर नॉट गुड, व्हाई नॉट गुड. तो ये सेकंड पैराग्राफ में होगा. फिर लिखोगे योर सॉल्यूशन क्या है, आपकी कंट्रीब्यूशन क्या है, आपकी कंट्रीब्यूशन आपने क्या किया. सो इंट्रोडक्शन में ये चीजें कवर होनी चाहिए. वंस इंट्रोडक्शन में ये चीज कवर है, ओनली देन पीपल विल रीड योर रेस्ट ऑफ पेपर. अगर उनको आपकी कंट्रीब्यूशन अच्छी लगेगी तभी वो पढ़ेंगे. अब जब वो आपका पेपर पढ़ रहे हैं, तो रिजल्ट में आपने लिखना है कि
why you have taken these metrics, why not other metrics, why this is good enough. ये प्रूव करना आपने अपने पेपर में कि this is good enough and this is comparable. अगर आप कंपेयर नहीं करोगे, रिव्यूअर विल से ओके गिव मी evaluation on this mean average precision पे, give me evaluation on R measure. ये नॉर्मल आपको कमेंट्स मिलेंगे जब आप पेपर्स अपने रिसर्च पेपर भेजोगे। तो यानी कि पहले से ही अगर आपने ढंग से इन चीजों को कवर किया हुआ है देन यू वोंट गेट कमेंट, आपका पेपर जल्दी एक्सेप्ट हो जाएगा। और इवन इन द कॉन्फ्रेंस में भी जब आप प्रेजेंट कर रहे हो, जहाँ इवन यहाँ पे भी वैल्यूएशन के लिए आ रहे हो, तो आफ्टर योर प्रेजेंटेशन यू शुड फील हैप्पी। वो आप तभी खुश रहोगे जब आपको लगेगा कि भी सारे क्वेश्चन के आंसर कर दिया आपने प्रेजेंटेशन। तो दैट्स व्हाई इनको प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। These things would be asked whenever you say कि I have used accuracy, मेरी accuracy better है, people will say कि okay why accuracy, बाकी रिसर्चर क्या यूज करते हैं, बाकी उन्हें आपने सिर्फ एक डाटा सेट पे काम किया है, आपने क्यों नहीं बाकी डाटा सेट्स पे काम किया है, आपका डाटा सेट क्या कॉमन था, क्या आपका अपना बनाया हुआ था, कि किसी और ने दिया था। All of these questions would come whenever you compare your values. So ये बड़े स्टैंडर्ड से क्वेश्चन है, हर वैल्यूएटर पूछता है, हर रिव्यूअर पूछता है। That's why you need to prepare your research paper, your presentation accordingly, so that these answers are already known to you. So ताकि आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे पाओ। ये क्लियर है सबको? कोई डाउट हो किसी को?